हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लास। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं सफ़र संविधान को, और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं आपका विधानमंडल, है ना। विधानमंडल से रिलेटेड जो भी मंडल थे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उसके बारे में डिटेल में अध्ययन किए। थोड़े उसके बारे में हम लोग सीटों का बंटवारा कैसे कैसे उसको हम लोग देखें। आज हम लोग एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम राज्यसभा लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा लेंगे। इस तरह करके हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा का है, आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं। राज्यसभा की अगर बात करें, इसको अनुच्छेद 80 में रखा गया है। किस में रखा गया है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। यहाँ तक ठीक है ना। थोड़ा सा हम पीछे की बात कर लें तो हम लोग पढ़े थे कि आपका विधायिका होता है। विधायिका को दो भाग में बांटे हैं, संघीय विधायिका और राज्य विधायिका, है ना। और संघीय विधायिका के अंदर संसद होता है, और संसद के 3 आपको स्तंभ बताए गए हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार से आप चले जाइए कि आपको विधायिका के अंदर जाएंगे तो राज्य विधायिका को विधानमंडल के रूप में जाना गया है, और विधानमंडल को भी 3 रूपों में बांटा गया है, अर्थात 3 स्तंभ माने गए हैं। राज्यपाल है, विधानसभा है और विधान परिषद है। उसी में से एक है आपको हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने कल पढ़े राज्यसभा को शुरुआत करते हैं। राज्यसभा की अगर हम बात करें, इसका नाम क्या क्या है? इसको हम लोग अस्थाई सदन के नाम से जानते हैं, अस्थाई सदन। इसको विशेष सदन भी बोलते हैं, विशेष सदन, या इसको और किस नाम से जान सकते हैं? इसको विशेष सदन, अस्थाई सदन के नाम से, इसको उच्च सदन के भी नाम से जाना जाता है, उच्च सदन। अर्थात हम लोग राज्यसभा को इन तीनों नामों से जान सकते हैं, है ना। उच्च सदन इसको बोलते हैं, विशेष सदन भी बोलते हैं, और स्थायी सदन। हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोग इसको इस रूप में जानते क्यों, इसका नाम क्यों है ऐसा। अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा अस्थाई होता है, इसका कभी भी समापन नहीं होते, है ना, ये हमेशा रहता है। इसको विशेष सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो विशेष व्यक्तियों का चुनाव होते हैं, अलग अलग, राष्ट्रपति द्वारा अलग चुनाव किया जाता है, इसमें मनोनीत किए जाते हैं सदस्यों की, है ना। राज्यसभा द्वारा चुने जाते हैं, फिर आपको जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके द्वारा भी चुने जाते हैं। इस आधार पर इसको विशेष सदन के भी नाम से जाना जाता है, और दूसरा इसको उच्च सदन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम बात कर ले संरचना की, संरचना की बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे सीटों की। कुल सीट कितनी है जी? 250 सीट। अधिकतम कुल सीटों की संख्या 250 है। बट अभी वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में हमारे पास 245 सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है। 245 सीटों पर हम लोग क्या करते हैं? चुनाव को लड़ते हैं। इसमें से अगर हम बंटवारा कर दें सीटों का, तो 245 में से 12 सीट का चयन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ध्यान रखिए, क्या करता है? मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा करता है। इसके बाद इसमें कितने सीट बचे? आपको 233 सीट बचे, है ना। इन 233 सीटों में भी होता है, आपको विशेष तौर पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, 233 सीटों में भी 2 तरह के होते हैं। इसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं आपको थोड़ा सा बता दें। इसमें सारे केंद्र शासित प्रदेश नहीं आएंगे, वैसे केंद्र शासित प्रदेश आएंगे जिसमें विधानसभा है। किसमें? विधानसभा है। तो भारत के 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विधानसभा है। एक आपका है दिल्ली है, और एक आपका है पुदुचेरी। 233 सीट हैं। इसमें भी 2 प्रकार के केंद्र शासित, दिल्ली और जो पुदुचेरी है, मात्र दो ही ऐसे स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इसमें भाग लेते हैं राज्यसभा में, क्योंकि इनके पास विधानसभा है। ध्यान रखिए, इनके पास क्या है? विधानसभा। और इतना ध्यान रखिए, जिसके पास विधानसभा रहेगा वो ही आकर तुम्हारे राज्यसभा में बैठेगा। जिसके पास विधानसभा नहीं है वो राज्यसभा में उसके सदस्य नहीं जा सकते हैं। इसके बाद राज्यों से चुनकर आते हैं,
लगभग सभी राज्यों में केंद्र शासित, इसके अलावा छोड़कर जो भी राज्य हैं उनमें विधानसभा है। तो आपको एक चीज़ यहाँ से निकल कर आता है कि जो भी विधानसभा होते हैं, विधानसभा का जो चुनाव होता है ना, विधानसभा के चुनाव होते हैं, उससे जो चुने जाते हैं वही लोग, उन्हीं में से कुछ मनोनीत सदस्य किस में आते हैं, राज्यसभा में आते हैं, विधानसभा से ही चुनकर। और हर एक राज्य का विधानसभा से कुछ न कुछ सदस्य चुने जाते हैं जो जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगा उसके आधार पर राज्यसभा में सीटें होती हैं, फिक्स सीटें होती हैं जो चुनी जाती हैं। और इनमें से अगर हम फिक्स सीट की बात कर दें, जैसे कि यूपी है, यूपी से आपको राज्यसभा में 31 सीटें चुनकर आती हैं। अपने बिहार की बात कर लें तो बिहार से 16 सीटें चुन के आती हैं। अगर यहीं पर सबसे कम कह लें तो सिक्किम भी है, सिक्किम से मात्र 1 चुनकर आते हैं, सिक्किम है ना। सिक्किम आपका वो क्या बोलते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं, तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, वो तो राज्य है सिक्किम, है ना। तो सिक्किम से आपको मात्र 1 सदस्य चुनकर राज्यसभा में जाते हैं। इस प्रकार से जो प्रोसेस है आपका राज्यसभा में चुनकर जाने की प्रक्रिया है। तो आपको इतना क्लियर हो गया ना कि विधानसभा से चुनकर राज्यसभा में जाते हैं, डायरेक्टली राज्यसभा में नहीं जाते हैं, है ना। और इनका भी जो चुनाव होता है, इनका निर्वाचन पर अगर थोड़ी बात है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर होता है, तो राज्यसभा के अंदर सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो आपको पता हो गया ना इसमें निर्वाचित कौन कौन से होते हैं, तो राज्य से होते हैं, और आपको केंद्र शासित प्रदेश से भी हो गया, केंद्र शासित प्रदेश इससे भी हो गए, प्लस राष्ट्रपति चुनते हैं, है ना। राष्ट्रपति 12 चुनेंगे, और 2 केंद्र शासित राज्य हैं वहाँ से चुनकर आएंगे, प्लस जो भी राज्य हैं वहाँ से चुनकर आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो मतलब कि यहाँ का जो निर्वाचन होता है, इसमें जो भी चुनकर आते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। अब आपके माइंड में एक बात चलेगा कि अप्रत्यक्ष आखिर है क्या, है ना, और प्रत्यक्ष है क्या। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन वैसा निर्वाचन जिसमें जनता खुद चुनती है, जनता खुद प्रतिनिधि को चुनती है, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत आएगा। और जो भी चुने गए निर्वाचन के सदस्य हैं, जनता ने जिसको चुना है, अगर वो अपने में से मुख्य सदस्यों का निर्वाचित करते हैं, उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन बोलेंगे। उसमें जनता द्वारा ही चुने गए सदस्य होते हैं, लेकिन उनमें से भी कोई एक हेड होता है। जैसे बिहार में अगर चुने गए, मान लीजिए बिहार में आपको विधानसभा में 243 सीटें हैं, लेकिन वहाँ से 243 में से उठकर मात्र 16 गो राज्यसभा में जाके बैठेंगे, जाते हैं ना हो। तो मतलब कि 243 सीटों में से उनमें से चुनाव होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। अब वो 243 लोग अपना वोटिंग करते हैं, वहाँ जनता नहीं जाएगी, है ना, वहाँ जनता नहीं जाएगी, लेकिन जनता का ही वो एक एक व्यक्ति जनता के ही द्वारा चुने गए हैं। एक प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वो जो चुने गए जनता के द्वारा जो सदस्य हैं, उन्हीं में से फिर नए सदस्य को चुनाव होता है। तो कहीं ना कहीं यह अप्रत्यक्ष आपका चुनाव हुआ। जनता ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना, लेकिन जनता के ही प्रतिनिधि ने वहाँ पर जाकर चुना, इसलिए उसको क्या बोला गया, अप्रत्यक्ष। क्लियर हुआ गया ना। तो यहाँ पर राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है इसी आधार पर होता है। क्लियर ना। यहाँ पर भी आप लोग समझ लीजिए कि जनसंख्या के ही आधार पर चुने जा सकते हैं। लेकिन आपको हम एक देश बता दें, USA है। हमारे देश में तो जो भी जनता का चुनाव होता है, जो भी जनता चुनती है, तो हर एक राज्य में अलग अलग जनसंख्या, उस आधार पर सीटों का बंटवारा है। लेकिन USA में क्या है कि हर एक राज्यों को जनसंख्या कम हो चाहे अधिक हो, वहाँ पर हर एक राज्यों को 2-2 सीट दे दिया गया है। 2-2 सीट पर सबको लड़ना होता है, हर एक राज्य में समान बंटवारा किया है। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर ऐसा नहीं है, हर एक राज्यों में अलग अलग सीटें होंगी जनसंख्या के आधार पर। यहाँ तक क्लियर ना। अगर हम बात कहते हैं योग्यता की, योग्यता क्या होनी चाहिए, हम फिर बात वही कहेंगे कि योग्यता जब नाम आता है तो थोड़ा दिमाग में या मन में एक दुखित तौर पर बात भी होता है कि ये जो नेता हैं, उनकी योग्यता में उनको कहीं भी डिग्री नहीं दिखाया जाता है। इनकी योग्यता बस इतना देता है कि पहला वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनना है, पहला नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक,
दूसरा नंबर 1 कि वह उसकी आयु कितने होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु इसकी कम से कम 30 वर्ष। अगर यही हम लोकसभा की बात करते हैं तो आप क्या बताते, 25 वर्ष। यही हम राष्ट्रपति के लिए कहते तो 35 वर्ष। कितना, 35 वर्ष। लेकिन राज्यसभा में आएंगे तो कम से कम 30 वर्ष आपको उम्र होनी चाहिए। तीसरी योग्यता ये है कि वो मानसिक रूप से सही होना चाहिए, स्वस्थ हो। क्या हो, मानसिक स्वस्थ। मानसिक स्वास्थ्य हो, उसको कोई बीमारी ना हो। और दूसरी बात, जो चौथी बात है कि वो किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। इसका मतलब क्या है, लाभ के पद पर न हो, इसका मतलब लाभ के पद पर न हो मतलब जो भी व्यक्ति है ना, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहा है वह सरकारी नौकरी में न हो। लाभ के पद का मतलब यही है, जो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको ऐसा माना जाता है कि वह लाभ के पद पर हैं। तो उस व्यक्ति को अगर लड़ना होगा तो पहले अपने उस पद को त्याग करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर चुनाव लड़ सकता है। और इसके बाद कोई भी मंत्री का पद हो गया, कोई भी नेता का पद हो गया, इसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। ये कितनी विडंबना वाली बात है, थोड़ा सोच कर देख सकते हैं। बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, उस पद को हम कहें कि लाभ का पद नहीं है, लेकिन ये चपरासी का डिग्री आपके पास नौकरी है गवर्नमेंट का, तो उसको बोलेंगे वो लाभ वाला पद है। थोड़ा आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के अंदर माने किस प्रकार के, किस स्तर के सोच के लोग हैं कि एक चपरासी का नौकरी करने वाला गवर्नमेंट जॉब अगर करता है तो उसको लाभ के पद पर मानेंगे, लेकिन अगर वही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, उनको भी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो लाभ के पद पर नहीं है, ये तो साधु संत है, तो देश की सेवा के लिए। और आपको पता है कि हमारे देश के जो भी नेता, महान लोग हैं, कितने देश की राष्ट्रभक्ति के साथ सेवा करते हैं, कितने देश प्रेम में संलिप्त हैं, वो कितने देश प्रेम दिखाते हैं वो लोग। ये तो सभी लोग को पता है ना, कि हाथी का दांत दिखाने वाला कोई और है, खाने वाला कोई और है। उसी प्रकार से है कि हम तो भाई लाभ के पद पर नहीं हैं, हम तो जनता के सेवक हैं। नेताओं का एक ही है कि हम तो जनता के सेवक हैं, जनता ने हमको चुना है, हम कोई लाभ के पद पे नहीं है। अरे जब तुम लाभ के पद पर नहीं है तो तुमको स्पेशल गाड़ी, स्पेशल बंगला, स्पेशल रहने खाने पीने व्यवस्था तुम्हारे फैमिली को क्यों मिलती है? इतनी सारी व्यवस्थाएं क्यों हैं? तुम अगर एक बार जितनी बार हार भी गए तो तुमको पूरे लाइफ तुमको पेंशन मिलेगा, तुमको पूरे लाइफ व्यवस्थाएं मिलेंगी रहने खाने के लिए मुफ्त में। बताओ, वो तो सरकारी नौकरी को लाभ करे तो तुमको कई गुना उससे लाभ हो गया तुमको। अगर सरकारी नौकरी 10,000 महीना कमा रहा है और नेता वहाँ पे है, हुकूमत किसकी होती है? नेता की। और नेता चाहते एक दिन में कई करोड़ कमा सकता है, उसको लाभ के पद पर नहीं बोलेंगे। आप किस आधार पर कहते हैं कि नेता लाभ के पद पर नहीं है? वो तो सबसे, मान लो कि देश को लूटने खाने वाला करप्ट अगर है तो वही नेता है। लेकिन एक चपरासी को आप कह रहे हैं कि वो लाभ के पद पर है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव लड़ेगा तो अपनी नौकरी को छोड़ दो, लेकिन उस चीज़ को आप कह रहे हैं कि लाभ के पद पर है। ये बहुत दयनीय स्थिति है और बहुत सोचनीय विषय है कि हम लोग किस दौर में और किस चीज़ को मान कर बैठे हुए हैं और इसको सही भी मान कर चले ना। सही संविधान में कहा गया वो सही बात है, जो ये बिल्कुल गलत है। ये जो आपकी हम योग्यता इसमें दिखाए हैं, कौन को डिग्री मांगा है इसमें बताइए हमको? कौन को में 200 पास मांगा है कि 5 पास होना चाहिए? कौन नेता? ये नेता कहीं काम है? 5 पास मांगा है हो? अगर रेलवे ग्रुप डी का फार्म भरिएगा ना, कम से कम 10 पास होना चाहिए, कम से कम योग्यता वहाँ फिक्स किए हो। एक ग्रुप डी की नौकरी के लिए जो गिट्टी को साफ करवाता है, वहाँ बड़े बड़े मैंने हैवी काम कराता है। लेवल देख लीजिए, ग्रुप डी के जॉब के लिए आपको डिग्री फिक्स कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री, मंत्री बने खातिर कोनो योग्यता नहीं है। कोई योग्यता है इसमें? कोई योग्यता की बात नहीं कही है। यही हमारा भारत देश महान है, ठीक ना? इसको हम नहीं मानते। अब हम कार्यकाल की बात करें, है ना? अगर कार्यकाल की बात करिएगा तो जो भी राज्यसभा है ना,
ये हमको याद करने से मतलब है, सही गलत है से क्या मतलब है, ठीक ना। हमारे कंपटीशन में आज इसको टिक कर लें बस हो जाए, यही सबसे बड़ी बात है। कार्यकाल की बात करें तो जो भी हमारे राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। कितना होता है? जो भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। प्रधानमंत्री का 5 साल का, मुख्यमंत्री का 5 साल का, राष्ट्रपति का 5 साल, लेकिन राज्यसभा के 6 साल, 6 वर्ष। थोड़ा इसको समझिएगा, इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। 6 वर्ष है किस आधार पर? हर एक 2 साल के बाद, गौर सुनिएगा, हर एक 2 साल के बाद इसके 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं, उनको हटा दिया जाता है। हर एक 2 साल के बाद इसके 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं, फिर से नए सदस्य का चुनाव होता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे हम 2010 ले लिए, फिर 2012, 2014, 2016, 2018, 2 साल का है। प्रत्येक 2 साल पर आप ध्यान रखिएगा 1/3 नए सदस्य, 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं, है ना। कैसे? अगर मान लीजिए कि हमारे पास टोटल 99 सीट है। कितना है? 99। अगर इसका 1/3 करिएगा तो 33 सीट होगा। 99 का 1/3 करिए तो कितना होगा? 33 होगा ना, 33 सीट। तो मतलब कि यहाँ पर 33, यहाँ पर भी 33, यहाँ पर भी 33, है ना। अब यहाँ पर 2 साल 2 साल 2 साल, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 6 साल होगा कि नहीं। और यही 6 साल पूरा होगा तो ये जो 33 हैं 2016 में अवकाश प्राप्त कर लेंगे। 2016 में क्या कर लेंगे? अवकाश, मतलब कि हट जाएंगे। और यहाँ पर 33 सदस्य हटेंगे और 33 सदस्य का नया फिर से चुनाव होगा। और यही अगली प्रक्रिया जब करेंगे फिर 2 साल के बाद, यहाँ पर 2 साल के बाद हाई हटेंगे और फिर नए सदस्य की 1/3 चुनाव होंगे, जो एक बार स्थापित हो गए। इसलिए हम लोग राज्यसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं। ये कभी विघटित नहीं होता, सरकार रहे चाहे न रहे, इसका इसी प्रकार से 1/3 सदस्यों का अवकाश प्राप्त प्रत्येक 2-2 साल के बाद होता है। अब देखिए 2-2 साल का अंतराल है कि नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक जो ही जाएगा इसका 6 साल कार्यकाल पूरा हो जाएगा, ये अपने पद से त्याग करेगा। इस वाले व्यक्ति का जो ही 2018 आएगा तो इसका त्याग, वो कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो जाएगा, ये भी अपना त्याग करेगा कि नहीं। अर्थात प्रत्येक 2-2 साल के बाद 1/3 सदस्य इसमें से जाते हैं और फिर नया चुनाव होता है। अगर कभी कभी होता क्या है, अगर मान लीजिए कि जो भी सदस्य हैं, है ना, अगर उनका बीच में कभी मृत्यु हो गया तो उनका कैसे होगा? या फिर कोई त्याग पत्र दे दिया कि हम अपने पद से त्याग दे दिया, उस कंडीशन में बीच में भी चुनाव किए जा सकते हैं, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। यहाँ तक क्लियर बात हुई ना। इसके बाद अगर बात करें सभापति की, और आपको मैं पढ़ाया हूँ पीछे, देख लीजिएगा। अगर राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का वह सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह उसका सभापति होता है, हाँ, इसका हेड होता है। सभापति क्या कार्य है? कोई भी बैठक हो रहा है उसमें लोगों को टाइम देना, आप बोलिए, फिर किसी को जितना मिनट का टाइम देना आप 2 मिनट आप बोल लीजिए। वहाँ पर मैनेजिंग पावर करना, मैनेज करना, किसको क्या बोलना है, सबको मैनेज करके एक निश्चित टाइम देना, उनकी बातों को सुनना, ये सभापति का है। इनके नीचे एक उप सभापति होते हैं, उप सभापति। और कभी कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, हो सकता है कि राष्ट्रपति कहीं चले गए तो उनका जगह कौन लेगा? उपराष्ट्रपति लेंगे ना। राष्ट्रपति जो हमारे देश के मतलब कहीं चले जाते हैं किसी दौरे पर, तो उस दौरान उप जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं के देख रेख में टोटल कार्य होते हैं। तो अब उस टाइम पर तो जो हमारा राज्यसभा है तो खाली रहेगा नहीं, तो जो उपसभापति है अब उनका जगह वो ले लेता है। इसलिए उपराष्ट्रपति का जो सैलरी होता है ना, राष्ट्रपति के बराबर नहीं रखा गया, क्योंकि राज्यसभा के आप सभापति हैं तो इन्हीं के नियर अबाउट इनको
सैलरी रखा जाता है उपराष्ट्रपति का, है ना। ये सारे मैटर थे आपको राज्यसभा के अंतर्गत। राज्यसभा में किस किस तरह की बातें हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको बताया। तो आशा करेंगे कि जो हमने आपको बताया है, बताने का प्रयास किया है, आपको अच्छे प्रकार समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।